हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर के राय में। तो आज से हम लोग एक न्यू सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है आप एनसीईआरटी बुक आप पढ़ेंगे, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी है, ठीक है ना। आप जो एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी बुक के लाइन बाय लाइन से बना हुआ क्वेश्चन आज से हम करवाएंगे आपको, ठीक है। और हमारा जो एनसीईआरटी सार का सीरीज आ रहा था उसमें जिसमें हमने शुरुआत किया था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, तो वो सीरीज कंटिन्यू, उसका भी सीरीज एक एक करके आता रहेगा। ये जो एग्ज़ाम है, ये जो बुक है आपको बेहद इम्पोर्टेंट है, चूँकि एनसीईआरटी की ये लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। और देखिए, ये आज हम हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद धीरे-धीरे सारा बुक लाएँगे। हिस्ट्री है, फिर ज्योग्राफी लाएँगे, साइंस लाएँगे, इसका सीरीज भी चलता रहेगा। एक-एक क्लास आपका इसका भी मिलता रहेगा और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट। ये जो बुक है, ये हमारे शशि शरण सर का बुक है, एनसीईआरटी 360 डिग्री करके, उन्हीं का लिखा हुआ बुक है। और ये लाइन बाय लाइन मतलब एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन से एक क्वेश्चन बना के लिखा हुआ है, जो सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर टीआरई की बात करें, बीपीएससी टीआरई टीचर वाले एग्जाम के लिए, इसके लिए तो बेहद रामबाण बुक है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इस सीरीज को देखिए, अच्छा लगा तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर क्लास को उस तरह से कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई सुधार की ज़रूरत लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए बिना समय गवाए देखते हैं, और हम लोग इसको क्रम में देखेंगे। पहले हम लोग 10th देखेंगे, फिर 9th देखेंगे, फिर 8 देखेंगे, उसके बाद जाके 8 के बाद जाके फिर 6, 7, 6, फिर जाके 11, 12th देखेंगे, ठीक है ना। उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट दिया, फ्रेडरिक सरियो किस देश से संबंधित कलाकार था? रूस, फ्रांस, अमेरिका, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? फ्रांस। फ्रेडरिक सरियू किस देश से संबंधित कलाकार था? तो ये फ्रांस का था। देश से इससे संबंधित, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया है क्लास 10th चैप्टर 1 पेज नंबर 3 में लिखा हुआ। ऐसा क्या लिखा हुआ था? 1848 में एक फ्रेडरिक सरियू ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसमें सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, ठीक है। देखिए नंबर 2 कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक सरियू 4 मित्रों की एक श्रृंखला कब बनाई थी? अभी तो पूछा था कि किस देश से संबंधित कलाकार था फ्रेडरिक के बारे में, तो ये फ्रांस से था। और कहता है कि अब कहता है कि फ्रेडरिक सरियू 4 मित्रों की एक श्रृंखला कब बनाई थी? तो ये कब बनाई थी? 1848, 1849, 1850, 1851। कब बना? इसका सही आंसर है 1848। कब बनाई थी? 1848 में। देखिए उसके बारे में क्या लिखा है, तो इसके बारे में लिखा है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, ठीक है। नेक्स्ट दिया है निरंकुश शब्द। नंबर 3 दिया, निरंकुश शब्द से आप क्या समझते हैं? आप देखेंगे 10th क्लास के जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एक लाइन में लिखा होगा निरंकुश, ठीक है ना। शब्द शब्द लिख करके वहाँ पर निरंकुश लिखा होगा और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ लिया है, देखिए ऑप्शन में दिया, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। अच्छा, दूसरा दिया है, एक ऐसी सरकार शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर अंकुश होता है। उपयुक्त में से दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, एक ऐसी सरकार शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर क्या किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। तो इसके बारे में लिखा है निरंकुशवाद के बारे में लिखा है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? 1788, 1789, 1889, 1888। कब हुई थी? तो 1789 में। इसका सही आंसर है 1789। इसका सही आंसर क्या दिया? 1789।
ठीक है ना। देखिए उसके बारे में लिखा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई। राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी निम्नलिखित में से किस क्रांति से हुई थी। तो देखिए ये हुई थी, यहाँ ऑप्शन दिया है आपको। देखिए ऑप्शन दिया आपको अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति। क्या होगा? फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ क्या कहता है, अब देखिए ये जो लिखा है क्लास 10th के चैप्टर 1 से पेज नंबर, देखिए पेज नंबर 5 से लिया गया यहाँ से, ठीक है ना। उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो डिटेल्स में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, उसका देखिए उसका भी समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनके प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कहता है, देखिए एक नंबर कहता है 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक अंकुश राजा का आधिपत्य था। नंबर 2 कहता है फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। थर्ड दिया फ्रांसीसी राज्य का लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। अब इसमें से उपयुक्त में से कौन सा स्थान सत्य है, अब उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये देखिए इसका सही आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। ठीक है ना, केवल 2 और 3 देखते हैं क्या दिया। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के सम्मुख में हस्तांतरित हो गई। थर्ड दिया है फ्रांसीसी सरकार का लक्ष्य था वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से क्या कराए, मुक्त कराए, ये उसका लक्ष्य था। देखिए अब उसके बारे में क्या लिखा है, तो उसके बारे में लिखा है जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक के समूह में हस्तांतरित हो गई। ठीक है, क्रांति ने घोषणा की अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी कतनीयत तय करेंगे। नेक्स्ट दिया देखिए क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में क्या कहता है, दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों में राष्ट्रों में गठित होने में मदद देने लगा। क्या लगा, मदद देगा, ऐसा उसने कहा था कि दूसरे शब्दों में कहा है कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। चलिए नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट कहता है फ्रांसीसी क्रांति के समय जर्मन पंचांग का मुख्य पृष्ठ किस पत्रकार ने डिजाइन किया था। देखिए ये बॉक्स से क्वेश्चन बनाया हुआ है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका देखिए इसमें दिया है ऑप्शन नंबर इसका बी, एंड्रियास रेवनाम। क्या दिया है, एंड्रियास रेवनाम इसका नाम था। क्या था, एंड्रियास रेवनाम इसका नाम था। इसके बारे में पढ़ेंगे तो देखिएगा एक फोटो के नीचे बना हुआ, चित्र के नीचे बना हुआ एक बॉक्स में लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो वहाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एंड्रियास रेवमान, ठीक है, पत्रकार रेवमान ने 1798 में डिजाइन किया था। कब डिजाइन किया था, तो 1798 में। चलिए नेक्स्ट दिया है, उसी में कहता है कि फ्रेंच में बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया।
यह किला जर्मन प्रांत कैसेल में कतरनिकुस शासन के गढ़ के रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। इस चित्र के साथ एक नारा भी दिया है कि लोगों को अपनी आज़ादी क्या कर लेनी चाहिए, मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। वह किसका सदस्य था? तो जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। चलिए, एक क्वेश्चन दिया है नीचे, डैश नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? 1805 की नागरिक संहिता, 1806 की नागरिक संहिता, 1803 की नागरिक संहिता और 1804 की नागरिक संहिता। कौन जाना जाता है? तो 1804 की नागरिक संहिता। कौन सी संहिता? 1804 की नागरिक संहिता। अब क्या दिया है, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है देखिए, यहाँ लिखा है कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। क्या कर दिए थे? विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, फ्रांस क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, फ्रांस क्रांति के बारे में पूछ रहा है। क्या कर रहा है? नंबर 1 में दिया है, नेपोलियन के कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाएगा। नंबर 2 दिया, नेपोलियन की संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। नेक्स्ट दिया है, नेपोलियन की संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। थर्ड दिया, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई। नेक्स्ट दिया, नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था। उपयुक्त में सब कहता पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि आपको क्या सही है। जो फ्रांस क्रांति हुई थी, इससे संबंधित कारण दिया है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ, तो उसके बारे में दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से सभी। ये जो सभी दिया है, ये सब समुच्चय जो भी दिया है उसका कारण सब सही है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। फर्स्ट में, नेपोलियन के कानून के समक्ष बराबरी, संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया गया। ठीक है, ये सही है। नेपोलियन की संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, ये भी सही है। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों के भू दासत्व और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई, ये भी सही है। और देखिए यदि है, नेपोलियन ने फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था, ये भी सही है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के देखिए लाइन बाय लाइन से बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इस सीरीज को आप देखेंगे और आपको एक बार में इसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री है, पार्ट है क्लास 10th में, इसमें एक चैप्टर वर्ल्ड हिस्ट्री है और ये थोड़ा सा अटपटा आस्टर कहिए उसको। ठीक है ना, रुचि नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी पढ़ना, एग्जाम है तो एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए इसमें देखिए क्या लिखा है। उसका लिखा है कि उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। ठीक है, इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई। ऐसा किसने किया था? तो ये नेपोलियन ने। फिर कहता है कि शहरों में भी फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट दिया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइप्जिग का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था आपको 1813 में। कब हुआ था? 1813 में। लाइप्जिग का युद्ध कब हुआ था? 1813 में। इसमें देखते हैं इसका क्या दिया है, इसमें डिटेल्स में क्या लिखा है डिस्क्रिप्शन में, इसका देखिए। देखिए एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक है। ठीक है ना, मैंने हमारे शशि शरण सर हैं, पटना के टीचर हैं, द ऑफिसर एकेडमी उनका एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, उन्हीं के माध्यम से बुक निकाला गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ दिया है उसके बारे में कि यहाँ नेपोलियन ने 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई जो है हारकर फ्रांस लौटते हैं वह डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसने झोले से गिरती हुई एक चिट्ठी पर उन पर भूभागों पर नाम लिखे हैं। ठीक है, उसके झोले से गिरती हुई हर चिट्ठी पर कहता है उन भूभागों के क्या है? नाम लिखे हुए हैं। देखिए इसका थोड़ा सा नाम कितना अटपटा ढंग का है, लाइप्जिग। ठीक है, लाइप्जिग क्या है? लाइप्जिग, इसका नाम जो अटपटा ढंग का है। पहले के लोगों का नाम इस तरह का, उस कंट्री का नाम पर लोग जो है इसी तरह का नाम रहता था। चलिए इसमें दिया है, नेक्स्ट दिया है 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वीवीआई क्वेश्चन आप इसको याद रखेंगे। नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो 1798 में, 1797 में, 1757 में और 1764 में। कब हमला किया था? 1797 में। कब हमला किया है? 1797 में। चलिए उसके बारे में क्या दिया है 1797 के बारे में? तो 1797 के बारे में दिया है कि नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियनाई युद्धों की कतई शुरुआत। नेपोलियन का इटली पर हमला और नेपोलियनाई युद्धों की शुरुआत हो गई। जब नेपोलियन इटली पर हमला किया तो वहाँ से नेपोलियाई युद्ध की क्या गई? शुरुआत हो गई। नेक्स्ट दिया है इटली का एकीकरण कब हुआ था? ठीक है, उसी तरह ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है एग्जाम में, टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है इटली का एकीकरण, और कई भी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। इटली का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, इस सब के बारे में बराबर पूछता रहता है। तो इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1869-70 में, 1869-70 के बीच में। आप एनसीईआरटी जब 10th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है ना, वहीं से देखिए ये क्वेश्चन बना हुआ है 1859 से 70 में। चलिए नेक्स्ट दिया है 1859-70 में, तो क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 1859 से 70 में क्या? तो इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1859 से 70 के बीच में इटली का एकीकरण हुआ था। देखिए अब दिया है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट। अभी जो आपने इटली का एकीकरण देखा, ये जर्मनी का एकीकरण है, ठीक है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। बीपीएससी टीआरई में कई बार पूछा गया है। इसमें दिया है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो 1866 से 71, 1866 से 70, 1861 से 71, 1866 से 67। बताइए इसका सही आंसर पिन कीजिए क्या है? तो इसका सही आंसर है 1866 से 71। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1866 से 71 के बीच, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में दिया है 1866 से 71 में दिया है जर्मनी का एकीकरण, ठीक है। ये सब आपको एनसीईआरटी के क्लास 10th के एनसीईआरटी के बॉक्स में मिल जाएगा, ये सब लिखा हुआ है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट दिया है इंग्लैंड में औद्योगिक किस सदी में आरंभ हुआ था? माने इंग्लैंड में औद्योगिकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। कब हुआ था? तो ये हुआ था 18वीं सदी में। कब हुआ था? 18वीं सदी में। इसका सही आंसर होगा 18वीं सदी में। इंग्लैंड में औद्योगिकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? तो 18वीं सदी में। देखिए उसके बारे में लिखा है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी में शताब्दी के दौरान हुआ था। यह 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकीकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 19वीं सदी में। अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या देखें हम लोग? देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया है, अच्छा इंग्लैंड में औद्योगिकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? और अभी जो बात कर रहा है ये अभी फ्रांस के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें दिया है नेक्स्ट क्या दिया है 15 नंबर देखिए कि फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था कब? 18वीं सदी में, सॉरी 19वीं सदी में। चलिए इसको एक बार फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? 17वीं सदी, 18वीं सदी, उपयुक्त में से कोई नहीं, और 19वीं सदी। कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 19वीं सदी। क्या होगा? 19वीं सदी में। फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? 19वीं सदी में। और वही अगर इंग्लैंड के पास पूछे तो इंग्लैंड के बारे में पूछे तो इंग्लैंड में कब हुआ था? 18वीं सदी में। इंग्लैंड में कब हुआ था? 18वीं सदी में। और फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकरण किस सदी में आरंभ हुआ था? तो यहाँ हुआ था 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। चलिए वहाँ इसके बारे में क्या दिया है कि 18वीं सदी में दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और क्या लिखा है यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है। मैं कहते कि राज्यों में कहता कुछ हिस्सों में या 19वीं शताब्दी के दौरान कहता ही हुआ था, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया? उदारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया है कि यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआत दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित कतई विचार उदारवाद के करीब जुड़ चुके थे। नंबर 2 उसमें दिया है कि नए माध्यम, नंबर 2 में क्या दिया है? नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी
और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। थर्ड दिया है आर्थिक क्षेत्रों में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसके सत्य के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन कथन दिया है केवल एक, केवल दो और तीन, इनमें से सभी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दिया है इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ये जो सभी कारण था यहाँ भी जो पढ़े थे, देखिए एक नंबर में यहाँ जो पढ़े थे, यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत में दर्शकों में राष्ट्रीय एकता में से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े हुए थे। ये सही है। नेक्स्ट दिया है कि नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए अपनी आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। ये भी सही है। आर्थिक क्षेत्रों में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। ये भी सही है। ठीक है ना? इसमें से जो भी दिया है कारण 1 to 3 करके जो भी लाइन दिया है वो सब का सब सही है। देखिए उसके बारे में क्या लिखा है, चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या इसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि यूरोप में 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द यानी लातीन कहता है कि लातीन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। लाइबर का क्या अर्थ दिया? इसका अर्थ क्या होता है? आज़ाद। और नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीति के रूप में उदारवादी एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। क्या हो? सहमति से बनी। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। किसकी समाप्ति? विशेषाधिकारों की समाप्ति। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। क्या था? राज्य के द्वारा लगाए गए नियंत्रण को पक्ष को खत्म करने में था। चलिए नेक्स्ट दिया है नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1814, 1815, 16, 1817 कब हुई थी? तो 1815 में। नेपोलियन की हार कब हुई थी? 1815 में। इसके बारे में दिया 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज के स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है ना? उसमें नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित थी। ठीक है। सेकंड दिया 1812 में ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। थर्ड दिया समझौते तैयार करने के लिए सभी प्रतिनिधि वियना में मिले थे। और फोर्थ दिया वियना संधि का उद्देश्य उन कई सरकार बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। किस युद्ध के दौरान? नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। उपयुक्त में से पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दिया ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 1, 3 और 4 और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, केवल 3 और 4। क्योंकि अभी इससे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखे थे, तो इसमें दिया है, यहाँ दिया देखिए फर्स्ट में क्या था, नेपोलियन की हार के बाद रूढ़िवादी सरकारें रूढ़िवादी भावना से प्रेरित हो गई थी। अभी हम ऊपर इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया है कि समझौते तैयार करने के लिए क्या दिया है? समझौते तैयार करने के लिए सभी प्रतिनिधि वियना में मिले थे। ये सही है। जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो ये चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट दिया है वियना संधि का उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट देखिए, क्लास कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और एक प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए देखिए उसके बारे में क्या लिखा है अभी इस क्वेश्चन के बारे में कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिकाएं संस्थाएं जैसे राजतंत्र हो गया, चर्च हो गया, सामाजिक ऊंच नीच हो गया, संपत्ति और कथा 1815 में ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया जैसी कथा यूरोपीय शक्तियों का जिन्होंने
जिन्होंने मिलकर कहते हैं नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर, इस सम्मेलन की जो मेजबानी थे कौन करते, ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक, क्या नाम था उसका, ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, 1815 की संधि वियना संधि, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वियना संधि कब हुआ था, तो 1815, तो वही कहता 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है, नेपोलियन ने जर्मन महासंघ को कितने राज्य स्थापित किया था। नेपोलियन ने जर्मन में कितने राज्य स्थापित किया था, 39, 40, 30 और 29, कितना राज्य स्थापित किया था, तो 39 राज्य। नेपोलियन ने जर्मन महासंघ में कितने राज्य स्थापित किया थे, तो 39 किया था। देखिए यहाँ दिया है, उसके बारे में लिखा है, मगर नेपोलियन 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया और पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रसा को सैक्सन का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। ठीक है, कायम करने का लक्ष्य भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 क्वेश्चन। आज देखिए हम लोग 20 को तक आ गए हैं। 20 क्वेश्चन दिया है कि जोसेफ मैत्सिनी कहाँ का क्रांतिकारी था। जोसेफ मैत्सिनी कहाँ का क्रांतिकारी था, जर्मनी का, इटली का, अमेरिका का, रूस का, कहाँ का था, ये इटली का था। इसका सही आंसर होगा इटली। क्या होगा, इटली। ये कहाँ का शासक, कहाँ का क्रांतिकारी था, इटली। कौन, जोसेफ मैत्सिनी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेफ मैत्सिनी। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, 1807 में जेनेवा में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी करके भी पूछ सकता है, मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो 1807 में कहाँ हुआ था, जेनेवा में। और वह कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बना। कौन सा संगठन, कार्बोनरी संगठन मन चलता था, कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य बना। चलिए नेक्स्ट दिया है, उसी में क्वेश्चन देखिए। आज हम लोग यहाँ 20 तक करते हैं। ठीक है, चलिए इस पेज में देख लेते हैं कितना दिया है क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और दिया है, इस 2-3 क्वेश्चन को देख लेते हैं इस पीडीएफ में। ठीक है ना, इस बुक में जो यहाँ 2-3 क्वेश्चन हम लोग 20 तक कर चुके हैं। चलिए 21 और 22 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन देख ही लेते हैं इसमें, उसके बाद जाके नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, क्लास अच्छा लगेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा, इसको सीरीज को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है, जोसेफ मैत्सिनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि जन्म कब हुआ था, अब देखिए पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म कहाँ हुआ था, जेनेवा में। अभी तुरंत बताएं, जेनेवा में। और देखिए ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेफ मैत्सिनी, उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। ठीक है, देखिए उसके बाद में जोसेफ मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था, क्या लिखा है, जोसेफ मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था। तो अभी तुरंत आपने पढ़ा है कि कब हुआ था, तो 1807 में। कब हुआ था, 1807 में। जोसेफ मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था, तो 1807 में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 1807। चलिए उसमें लिखा, ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेफ मैत्सिनी, उनका गुप्त संगठन देखिए सदस्य बन गया। ये अभी जो लाइन पढ़े थे इससे पहले वही लाइन दिया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट दिया है, यंग इटली के बारे में लिखा है, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो इसका आंसर क्या दिया, नेपोलियन, फ्रेडरिक सरियो, जोसेफ मैत्सिनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर होगा जोसेफ मैत्सिनी। क्या होगा, जोसेफ मैत्सिनी। ठीक है, आज हम लोग 3 तक क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं रखेंगे और इसको हम जिसमें जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी विथ आर के राय को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर नए हैं, क्लास अच्छा लग रहा होगा, नए हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मिलने वाला हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।